गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप अध्ययन करेंगे ऊष्मा संचरण की विधियों में नंबर 1 की विधि का अध्ययन कहता। पिछले वाले वीडियो में चालन विधि, आज हम अध्ययन करेंगे संवहन विधि। ऊष्मा संचरण की संवहन विधि। डियर स्टूडेंट्स, इस विधि में माध्यम के कण स्वयं स्थिति छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इस विधि में माध्यम के कण स्वयं अपनी स्थिति छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसके लिए, इसे समझने के लिए हम एक पात्र लेते हैं और उस पात्र में जल भरते हैं। और जल भरने के बाद में इसे किसी बर्नर द्वारा या गैस चूल्हे से गरम करते हैं। जब हम इसको गरम करते हैं तो इस जल के अणु नीचे से गरम होते हैं, इस माध्यम के कण नीचे से गरम होते हैं और ऊपर वाले जो कण हैं वो आपके ठंडे होते हैं। जब इस बर्नर से ये माध्यम के कण गर्म होते हैं तो ये गति करके ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले अणु नीचे आते हैं। ये गति करके ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले नीचे आते हैं, नीचे वाले ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले नीचे आते हैं। तो जब भी हम किसी द्रव को गर्म करते हैं तो माध्यम के कण नीचे वाले ऊपर जाते हैं, ऊपर वाले नीचे आते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब ऊपर और नीचे वाले माध्यम के कणों का ताप समान नहीं हो जाता है। और यही बात मैंने बोर्ड पे लिखी है। इस विधि में माध्यम के कण स्वयं अपनी स्थिति छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। इसमें जो याद रखने वाली बातें हैं वो ये हैं, संवहन विधि में ऊष्मा का संचरण माध्यम पर निर्भर करता है। संवहन विधि में ऊष्मा का संचरण माध्यम पर निर्भर करता है। यह धीमी गति वाली विधि है। इसमें ऊष्मा का संचरण धीमी गति से होता है। धीमी गति से होता है।
जो कि चालन विधि में भी ऊष्मा का संचरण धीमी गति से होता है। अर्थात हम कॉमन रूप से ये कह सकते हैं कि चालन विधि और संवहन विधि में ऊष्मा का संचरण धीमी गति से होता है और दोनों ही विधियां माध्यम पर निर्भर करती है। जब हम आगे तीनों विधियों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो ये बात वहाँ लिख देंगे। जो दूसरी बात है और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पारे के अतिरिक्त सभी द्रव तथा गैसों में पारे के अतिरिक्त सभी द्रव तथा गैसों में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः संवहन विधि द्वारा होता है। देखो इसमें एक नोट है वो मैं लिख देता हूं। किसी द्रव को सबसे ऊपरी सतह को गर्म करने के लिए किसी द्रव को सबसे ऊपरी सतह को गर्म करने के लिए किसी द्रव को सबसे ऊपरी सतह को गर्म करने के लिए ऊष्मा का ऊष्मीय संचरण चालन विधि से होता है। चालन विधि द्वारा होता है। देखो पारे के अतिरिक्त सभी द्रव और गैसों में ऊष्मा का संचरण मुख्यतः संवहन विधि से होता है, परंतु जब किसी द्रव के सबसे ऊपरी सतह को गर्म करते हैं तो ऊष्मीय संचरण चालन विधि से करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि जब हम उस संचरण विधि से ऊष्मा का संचरण करते हैं तो संचरण पेंदे से ऊपर की ओर होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर होता है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्यारे बच्चों, जब किसी द्रव को ठंडा करना होता है तो हम उसमें ऊपर से ऊष्मीय संचरण करवाते हैं। जैसे जो कमरों में एसी लगा होता है वो ऊपर लगा होता है, फ्रिज में फ्रीजर ऊपर लगा होता है, ताकि ऊपर से ठंडी हवा पूरे वातावरण को ठंडा कर दे। इसलिए हम किसी द्रव को ठंडा करना होता है तो उसे ऊपर से नीचे की ओर ऊष्मा का संचरण करते हैं, और गर्म करना होता है तो ऊष्मा का संचरण नीचे से ऊपर की ओर करते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है संवहन दो प्रकार का होता है। संवहन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 सामान्य संवहन, और प्रणोदित संवहन। देखो सामान्य संवहन में तो क्या होता है, जब हम किसी द्रव को पेंदे में गर्म करते हैं तो उसके माध्यम के कण नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं सामान्य संवहन।
पर्णोदित संवहन में क्या होता है, जब किसी द्रव्य में ऊष्मा का संचरण बलपूर्वक किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्णोदित संवहन। तो मैं इसकी परिभाषा लिखता हूं, जब किसी पदार्थ में ऊष्मा का संवहन बलपूर्वक किया जाता है तो उसे पर्णोदित संवहन कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, पर्णोदित संवहन। जैसे जो मिठाई बनाने वाला हलवाई होता है, जब भी वो कोई सब्जी या बर्फी इस प्रकार के सामान बनाता है तो उन सामानों को बनाने के लिए वो पलटे का बलपूर्वक प्रयोग करता है। तो वहाँ सामान्य संवहन कार्य नहीं करेगा, वहाँ कौन संवहन कार्य करेगा, पर्णोदित संवहन कार्य करेगा। तो सामान्य संवहन नीचे से ऊपर की ओर होता है, सामान्य संवहन नीचे से ऊपर की ओर होता है, ऊपर की ओर होता है। जबकि पर्णोदित संवहन सभी दिशाओं में होता है, सभी दिशाओं में होता है। सभी दिशा में क्यों होता है, क्योंकि जब बलपूर्वक कोई कार्य किया जाता है तो वो किसी भी दिशा में कर सकते हैं। जबकि सामान्य संवहन में क्या होता है, माध्यम के कण स्वयं अपनी स्थिति को छोड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, वहाँ पर कोई बल का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सामान्य संवहन। और जहाँ ऊष्मा संचरण के लिए बल का प्रयोग किया जाता है उसे हम कहते हैं पर्णोदित संवहन। और एक महत्वपूर्ण बात है, वो आप नोट करके लिख लीजिए। गुरुत्व मुक्त क्षेत्र में सामान्य संवहन संभव नहीं है, सामान्य संवहन संभव नहीं है। गुरुत्वीय मुक्त क्षेत्र में सामान्य संवहन संभव नहीं है। अब आप पुनः इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम कुछ उदाहरण देंगे सामान्य संवहन के और पर्णोदित संवहन के। सामान्य संवहन कमरे में वायु का संवहन क्या है, सामान्य संवहन है। मौसम परिवर्तन अपने आप होता है। समुद्री हवाओं और व्यापारिक हवाओं के चलने के लिए सामान्य संवहन चलने के लिए
यह उत्तरदायी होता है। देखो मैंने जितने भी उदाहरण लिखे हैं इनमें कहीं पर भी बाह्य बल का प्रयोग नहीं किया जाता है। कमरे में वायु का संवहन, मौसम परिवर्तन, समुद्री हवाओं और व्यापारी हवाओं के चलने के लिए ये सामान्य संवहन उत्तरदायी होता है। दूसरा बात करें हम प्रणोदित संवहन का। स्वस्थ मनुष्य का हृदय एक पंप की भांति कार्य करता है। पंप की भांति कार्य करता है जो शरीर में रक्त का संचरण करता है, रक्त का संचरण करके शरीर का ताप समान बनाता है। यह प्रणोदित संवहन का उदाहरण है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी थी संवहन विधि। और इसके अलावा जो तीसरी विधि है वो है विकिरण विधि। इसको नंबर 2 दे सकते हैं क्योंकि 2 हम ऐसा देंगे, इस प्रकार का देंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं नंबर 3 कर देता हूं, विकिरण विधि। नंबर 3 विकिरण विधि। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विकर्ण कहलाती है, या विकर्ण विधि कहलाती है। ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम कहते हैं विकर्ण विधि। तो इस चीज को मैं लिख देता हूं, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे विकिरण विधि कहते हैं। इस विधि में ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। इस विधि में ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में होती है। और जो महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा विकिरण विधि द्वारा आती हैं। जो भी सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर आता है उसके आने का माध्यम क्या है?
विकर्ण विधि है और विकर्ण विधि में ऊष्मा विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कार्य करती है। इसका मतलब है कि जो सूर्य से प्रकाश आता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आता है। ये बात हमारे मैक्सवेल भाई साहब ने कही थी। अब जो हमारा लास्ट एंड अंतिम है, चालन, संवहन और विकिरण विधि में अंतर। चालन, संवहन और विकिरण का तुलनात्मक अध्ययन। हमने जो पढ़ा है उसी चीज को लेकर हम इसका अध्ययन करेंगे। हमने देखा है कि जो चालन और संवहन विधि है, इन दोनों ही विधियों में ऊष्मा का संचरण धीमी गति से होता है। और हमने ये भी देखा है कि जो सूर्य का प्रकाश है उसके द्वारा ऊष्मा का संचरण प्रकाश के वेग से होता है। तो इसी चीज को मैं नंबर 1 करके लिख देता हूं। चालन व संवहन में ऊष्मा का संचरण धीमा होता है, जबकि विकिरण में ऊष्मा का संचरण प्रकाश वेग, और हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश वेग, जबकि विकिरण में प्रकाश वेग से ऊष्मा का संचरण होता है। देखो ये जो आंकड़ा है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड देखने में इजी है। यदि मैं उसको खोल के बताऊं या एक्सप्लेन करके बताऊं तो आपको अचरज सा लगेगा। जैसे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो 3 के आगे 1 2 3 4 5 इंटू 1 2 3 मीटर प्रति सेकंड। अब 1000 मीटर को मैं क्या ले सकता हूं, किलोमीटर। क्या ले सकता हूं, किलोमीटर प्रति सेकंड। और ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3 लाख, 3 लाख। इसका अर्थ समझो क्या होता है। इसका अर्थ ये होता है कि जो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में सूर्य से पृथ्वी पर आता है वो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलता है। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। तो इस गति से, यानी कि जो चालन और संवहन है वो धीमा, चालन और संवहन में ऊष्मा का संचरण धीमा होता है, परंतु विकिरण में 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। दूसरा, चालन और संवहन में ऊष्मा का संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चालन वह संवहन में माध्यम की आवश्यकता होती है। जबकि विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। देखो परिभाषा यही है। इस विधि में
या ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, विकिरण विधि कहते हैं। तो जबकि विकिरण में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तीसरी बात लिखने के लिए मैं ये ऊपर वाला हटा देता हूं। देखो ये भी जो हमने चालन, संवहन और विकिरण में तुलनात्मक अध्ययन किया है, जो हमने तीनों विधियों को पढ़ा है वही बातें लिखी हैं। हमने वहां कहा था ये दोनों विधियां माध्यम में आवश्यकता होती है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसकी परिभाषा ऐसी है। वहां दोनों विधियों में लिखा था ऊष्मा का संचरण धीमा होता है, जबकि यहाँ पर जो संचरण होता है वो प्रकाश के वेग से होता है। और तीसरी बात हमने लिखी थी कि जो चालन और संवहन विधि है उसमें ऊष्मा के संचरण का पथ टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। जैसे हम किसी ठोस के एक सिरे को गर्म करते हैं तो गर्म करने की जगह उसके जो माध्यम के कण हैं वो किसी भी दिशा में हो सकते हैं। ऐसे ही संवहन में जब हम किसी जल को गर्म करते हैं तो जल के अणु नीचे से ऊपर की ओर किसी भी दिशा में जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, इधर से भी जा सकते हैं, बीच में से भी जा सकते हैं, ऊपर से भी कैसे कैसे आ सकते हैं। तो चालन और संवहन में ऊष्मा का संचरण टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। चालन तथा संवहन में ऊष्मा का संचरण टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। इसे हम इंग्लिश में जिक जैक के भी कहते हैं, जिक जैक, जिक जैक। जो टेढ़ा मेढ़ा पथ होता है उसे कहते हैं जिक जैक। जबकि विकिरण विधि में ऊष्मा का संचरण सीधी रेखा में होता है, सीधी रेखा में होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी दो विधियां बाकी रह गई थी, संवहन विधि और विकिरण विधि। और इससे पहले वाली वीडियो में हमने अध्ययन किया था चालन विधि का, और चालन विधि पर आधारित था ऊष्मीय चालकता, उसका भी हमने अध्ययन किया। और ऊष्मीय चालकता का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग था वो भी हमने देखा था। तो डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, जिसका नाम है government.vlogs। थैंक यू।